हेलो दोस्तों, मैं मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल के ऊपर हम लोग मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। एक मॉलिक्यूल का मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक मोल मॉलिक्यूल का मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। आपको बहुत ही बेसिक वीडियो है ये मॉलिक्यूल के ऊपर, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इससे आप आगे चल के जब मोल के ऊपर क्वेश्चंस करोगे तो इसको करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल के ऊपर सारे रिलेटेड चीज़ें, कि मॉलिक्यूल के ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना, ये सारा चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। तो बात करते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो टर्म है मॉलिक्यूल, हम पिछले फर्स्ट लेक्चर से ही बताते आए हैं कि कहाँ से आया। जैसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि एटम के ऊपर क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। ठीक है, एटम क्या होता है? एटम क्या है? वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती, स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकती। ठीक है, इसलिए जो है हमारे पास एक टर्म आया जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एटम अगर स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं रह सक रहा है, घूम फिर नहीं सक रहा है, तो क्या किया जाए। तब उसके जगह को, इस प्रॉब्लम को, इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल। एटम्स के को कंबाइन करने पर जो चीज़ बनता है वो बनता है मॉलिक्यूल। एक एटम अकेला नहीं रह सकता, तो ये क्या कर सकता है, दूसरे एटम को साथ में रख ले। जब एक एटम अकेला नहीं सकता तो दो एटम रह सकते, मतलब एक एटम अकेला नहीं रह सकता तो ये प्लस एक एटम और रह ले, तो ये क्या हो गया, अकेला नहीं रहा। जब अकेला नहीं रहा तो ये जो चीज़ बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल बन गया। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। तो मॉलिक्यूल जो है एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ये स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकता है। इतना बात आपको क्लियर याद रखना है। पहले बात मैंने क्या बोला कि एटम ऐसा प्राणी है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, मतलब स्वतंत्र घूम फिर नहीं सकता। जब वो स्वतंत्र घूम फिर नहीं सकता तो ऐसा किसी को तो आना होगा जो घूम फिर सकता है। ठीक है, उसके जगह में आता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब बोला कि एक एटम घूम फिर नहीं सकता, चलो भाई दूसरे एटम को भी साथ में मिला दिया जाए, दो एटम तो घूम फिर सकते हैं। हाँ, घूम फिर सकते हैं। जब एटम को एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो वो चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हमको नेचर में दो फॉर्म में देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल नेचर में दो फॉर्म में देखने को मिल रहा है। पहला जो फॉर्म है इसका वो है होमो एटॉमिक फॉर्म, होमो एटॉमिक। और जो दूसरा फॉर्म है इसका वो है हेटेरो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक। होमो मतलब होता है सेम, एटॉमिक का मतलब होता है एटम। सेम एटम के फॉर्म देखने वाले, जैसे कि ऑक्सीजन अपने ही एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लिया O2, इसी तरह जैसे नाइट्रोजन ही अपने नाइट्रोजन के साथ मिलकर बना लिया N2, क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलकर बना लिया Cl2। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक। एक जैसे ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ बन गया O2। एक जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ये है मॉलिक्यूल। यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक जैसे एटम मिलके बना लिया, यहाँ पे N2, ये है एक मॉलिक्यूल। Cl प्लस Cl मिलके ये है एक एटम, ये है एक एटम, एक जैसे एटम मिलके बना लिया, ये है मॉलिक्यूल। समझ में आया बात? हेटेरो एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे Na प्लस Cl मिलके बना लिया NaCl। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ये एक डिफरेंट एटम है, ये एक डिफरेंट एटम है। ये सोडियम है तो ये क्लोरीन है। ठीक है, जैसे H2 प्लस O, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन है, तो हमारे पास आता है H2O। सिंपल सी बात है। इसी तरह दो फॉर्म में दिखेगा मॉलिक्यूल, हमें नेचर में दो फॉर्म में दिखेगा, होमो एटॉमिक फॉर्म में दिखेगा और हेटेरो एटॉमिक फॉर्म में दिखेगा। दो डिफरेंट फॉर्म में हमें मॉलिक्यूल हमारे आसपास दिखाई देते हैं। सिंपल सी बात आ गया समझ में।
और ये जो फॉर्म होता है होमोएटॉमिक का, ये एलिमेंट का फॉर्म है। O2Cl2N2 एक क्या है, एलिमेंट है। और हेटेरो एटॉमिक के अंदर जो चीज़ आता है वो आता है एक्चुअली कंपाउंड। वो क्या आता है, कंपाउंड आता है। और इसके अंदर होमोएटॉमिक के अंदर चीज़ जो आता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। जनरली इसके अंदर आपको एलिमेंट देखने को मिलते हैं, हेटेरो के अंदर कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जो कि अलग अलग एटम से मिलके बने हों, तो अलग अलग एटम से। एलिमेंट क्या होता है, एक जैसे एटम से मिलके बने होते, एक जैसे एटम। तो होमोएटॉमिक एलिमेंट होते हैं एक्चुअली, और हेटेरोएटॉमिक कंपाउंड होता है। बस इतना बात यहाँ पर याद समझाना था। दूसरी बात, हम लोग जब एटम देख रहे थे, जब हम लोग एटम पर बातें कर रहे थे, तो एटम में हमने क्या सीखा, जो कि एक एटम का अगर हमको मास कैलकुलेट करना होता है, एक एटम का अगर मास कैलकुलेट करना होता है, और दूसरा पॉइंट में बताया था कि एक मोल एटम का अगर मास कैलकुलेट करना पड़े। पहला कंडीशन है कि एक मोल एटम, सॉरी एक एटम, और दूसरा कंडीशन है कि एक मोल एटम, ठीक है, का मास कैलकुलेट करना पड़े। एक एटम का जो मास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक मास है। वही चीज़ तो एटॉमिक मास होता है, या उसी को मास नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है एटॉमिक मास का, वो चीज़ आप लोग यूज़ करते हैं AMU के फॉर्म में। एक्चुअली ये एटॉमिक मास जो हम लोग लेते हैं वो AMU में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको हम लोग कैसे लेते थे, 12 AMU एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास जो कार्बन का होगा 12 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होगा। लेकिन इस चीज़ को हटा के हम एक्चुअल एटॉमिक मास की जगह पे जो 16 वो जो यूज़ करते थे 1.67 × 10⁻⁻24 को, उसके जगह में हम लोग AMU लेते हैं, क्योंकि एक AMU उतने ही बराबर होता है। इसीलिए यहाँ 12 AMU ले लिए, एटॉमिक मास यूनिट। इतना बात ये थे, सारे पिछले का कहानी है, ठीक है। जब हमें एक मोल एटम को निकालते तो हम लोग तो एक्चुअली कैलकुलेट करते थे ग्राम एटॉमिक मास। क्या, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए कैलकुलेट होता है, एक मोल एटम के लिए। इसका जो यूनिट होता था ये होता था ग्राम में। इसका यूनिट किस में होता था, ग्राम में, क्योंकि ये देखो ग्राम एटॉमिक मास है। ये साला पिछला, जैसे कि कार्बन का हम लोग बोलते थे, कार्बन का एक मोल कार्बन का मास बताओ, एक मोल कार्बन का मास कितना होता था। एक मोल कार्बन का मास हो जाता था मेरा कितना है, 12 ग्राम। यहाँ से जो सीखने वाला पॉइंट हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी सिखाया है कि देखो एक मोल और एक मोल, चाहे एक मोल एटम की बात करें चाहे एक एटम की बात करें, दोनों में एक चीज कॉमन है। अगर एक एटम का भार मान लें किसी का 12 AMU है, तो एक मोल एटम का भार 12 ग्राम ही होगा। देखो क्यों, क्योंकि चेंजेस क्या है, डिफरेंस खाली क्या है, AMU का डिफरेंस है, AMU का डिफरेंस है। इसका रीजन मैंने पिछले वीडियोस में समझा दिया है कि क्यों एक एटम का भार एक मोल एटम के बराबर क्यों आ जाता है। इस चीज को क्यों देखते हैं, खाली चेंज होता है तो क्या यूनिट का चेंज है, इसको ग्राम में लेना है, इसको AMU में लेना है। ये एक एटम की बात होगी, ये एक मोल एटम की बात होगी। इतना बात क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे यही केस जब हम लोग कैलकुलेट करते थे एटम के लिए कि एक एटम का मास को एटॉमिक मास बोलेंगे, AMU में ले लिए। एक मोल एटम का मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, जिसको हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे अगर मॉलिक्यूल का मास होगा, एक मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलेंगे, और एक मोल मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलेंगे, यानी मॉलिक्यूल के मासेस और उसके मोल पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल से, ठीक है, कि मॉलिक्यूल का क्या फंडा है। मानो कि हमें एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, एक मॉलिक्यूल का मास, और हमें क्या निकालना हो, एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। जैसे देखो एक मॉलिक्यूल का मास को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जैसे वहां एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, उसी तरह एक मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास।
क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। एक जैसे एक एटम के मास को क्या बोलते थे, एटॉमिक मास। एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलेंगे, मोलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। अब आता है एक मोल मॉलिक्यूल। जब हमारे पास एक मोल मॉलिक्यूल आए तो इसको बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। एक मोल मॉलिक्यूल का मास को मोलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास को मॉलिक्यूलर मास। कितना बात क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर मास यूनिटलेस भी हो सकता है, एज अ सफिक्स आप लोग AMU यूज कर सकते हैं। मोलर मास ये ग्राम एटॉमिक मास के जैसे है, तो इसलिए इसके साथ हम लोग ग्राम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ग्राम यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो है वो होता क्या है। जैसे कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता था, रिलेट करके पढ़े। एटॉमिक मास क्या होता था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दे, यही एटॉमिक मास होता है। इस चीज को हम समझ चुके हैं कि एटॉमिक मास का डेफिनेशन यही है। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास को। तो मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन है कि सम ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात हो रही तो नंबर क्यों आएगा, सिंपल सी बात है। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट। किसी मॉलिक्यूल में देखेंगे भी समझ में आएगा इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट। इसमें कितने एटम्स हैं और किसके किसके हैं, पहले तो ये देखो। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के एक एटम है, यहाँ है ऑक्सीजन का 2 एटम है। कार्बन का एक एटम का भार कितना होता है, कार्बन का एक एटम का भार कितना होता है। कार्बन का एक एटम का मतलब एक एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, यानी इसका भार कितना हो गया 12 क्या AMU यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं O2 ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक एटम का भार कितना होगा, एक एटम में होता है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। यहाँ एटम कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को, ठीक है। ये आ गया 32। ये चीज आपका कितना आ गया, टोटल जो इसका मास है वो आ गया 44 AMU। इस चीज को जब आप ऐड करोगे, 2 मास तो ऐड ही होगा जाके एक्चुअली, तो इसको जब ऐड करोगे आएगा 44 AMU। कहने का मतलब है कि सम ऑफ एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास मैंने निकाला तो वो है 12 AMU। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट, एक एलिमेंट का 12 AMU, इसमें 2 एलिमेंट है, एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन। एक एलिमेंट का मास है 12 AMU, दूसरा एलिमेंट का मास है 32 AMU। इसका ऐड कर दो, इसका सम कितना आया 44 AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। सिंपल सी कहानी है। करते क्या है, आप देखो कि कैसा मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं NO2 की। यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन का एक एटम दिख रहा है मेरे को। यहाँ ऑक्सीजन का अगेन हमको 2 एटम दिख रहा है। नाइट्रोजन का एक एटम का भार कितना हो गया 14 AMU, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, 14 AMU। ऑक्सीजन का एक एटम का भार हो गया 16, तो 2 हैं, तो 16 × 2 अगेन 32 AMU। इसका जो आप सम करोगे, जब इसको ऐड करने पर जो चीज आता है, इसको ऐड करने पर जो चीज आता है वही तो आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मास बनता है। अब 14 और 2, 4 2 6 कर दो, 3 1 4 कर दो, 46 AMU। ये आपका क्या आ गया, मास आ गया। इसका मास आ गया NO2 मॉलिक्यूल का मास आ गया। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन अगर आपको याद है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दो, जितना आया वही होता है एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के केस में एटम्स दिखते हैं, एटम्स का ग्रुप को मॉलिक्यूल बोलते हैं, कंबाइनेशन को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर तो एटम्स होंगे ना सर, एटम थोड़े ना होगा। तो एटम्स तो हो सकता है कार्बन का होगा, नाइट्रोजन का हो सकता है 2 को कार्बन का ही आपको दिख जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो एक एटम का अगर मास आपको पता है, फिर एक एटम, जैसे मैं कार्बन, यहाँ पे देखो कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन का मेरे को मास पता है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठो है,
मतलब एक्चुअली केस कैसा है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मास मेरे को पता है, इस भी ऑक्सीजन का मास पता है, ये ऑक्सीजन का मास पता है, इसका 12, इसका 16, इसका 16, इसको ऐड कर देंगे, इसका जो सम आएगा वही मेरा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, वही क्या होगा, मेरा मॉलिक्यूल का मास होगा। इतना बात क्लियर हो गया, वही मॉलिक्यूल का मास एक्चुअली होता है। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे एक मोल मॉलिक्यूल का मास क्या। पहली बात हमें अभी भी याद है कि एक मोल क्या होता था सर, एक मोल क्या होता है, कोई वैल्यू होता है, कोई नंबर होता है, कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 कोई भी चीज रहे तो उसको एक मोल बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इस केस में मोलर मास आएगा, इस केस में क्या आएगा, मोलर मास आएगा। हम आपको एक चीज बताए थे, पहले भी बता रहे हैं कि एक एटम में, एक एटम के मास में और एक मोल एटम के मास में किस चीज का डिफरेंस होता है, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस होता है। अगर आपको यहां ध्यान से देखो, अगर आपको क्या पता चल गया, एक मॉलिक्यूल का मास पता चल गया, CO2, CO2 एक मॉलिक्यूल है, इसका मास मेरे को पता है 44 AMU होगा, एक मोल CO2 बोलूं, इसी कंडीशन में मैं क्या रख रहा हूं, एक मोल CO2 का मास, CO2 का मास कितना होगा, कितना होगा सर, अगर मेरे को पता है कि एक एटम का मास कितना हो रहा है 44 AMU हो रहा है, तो एक मोल का कितना होगा, 44 ग्राम होगा। सिंपल, सिंपल है क्या कि नहीं। सिर्फ चेंजेस किस में करना है, यूनिट में चेंज कर दो, AMU हटा के ग्राम लगा दो, एक मोल का मास निकल गया। सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है, क्या है, सिंपल है, वेरी सिंपल। ओके, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल इस पे करके देखते हैं, मजा आएगा। इस पे करते हैं कुछ थोड़ा बोड़ा एग्जाम्पल, उससे में आएगा मजा। क्या आएगा, मजा। देखो मेरे को यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे लिए मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैं बोलूँ CO2, NO2 मैंने निकाला है दोनों का भी आपके सामने, NaCl, HCl, आप निकाल लो H2SO4। ठीक है, इसका आप क्या निकाल के दिखाओ, मेरे को दिखाओ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। इसी का आप मेरे को निकाल के दिखाओ मोलर मास। इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे कार्बन का, मैंने अभी क्या बोला, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन 2 को है तो हो गया 32, ये हो गया 44 AMU। एक मोल का क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, एक मोल का, एक मोल कैसे निकालेंगे, 44 ग्राम। सिंपल, यहां पे अभी किए, ये हो गया 14, ये हो गया अगेन 32, ये कितना हो गया 46 AMU, ये कितना हो गया 46 ग्राम। सिंपल। NaCl, एक ये जो है Na का मतलब क्या होता है, सोडियम का भार कितना, 23, लिखो 23। क्लोरीन का भार आप कितना मानोगे, 35 मान के चलते हैं, 23 + 35 कितना हुआ, 5 3 8, 3 2 5, 58 AMU। इसको आप ग्राम में लिखना है, मोलर मास कितना होगा 58 ग्राम। इसका डाटा चेंज हो सकता है, 35.5 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। मैं 35 लेके इसका डाटा, मैं इसका कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितने 1, इसके 35 कितने 36 AMU, ग्राम मोलर मास 36 ग्राम। HCl हो गया, हाइड्रोजन 2, सल्फर 16, मैस 4 गो ऑक्सीजन का मैस कितना होगा, 16 चौके 64 होते हैं, तो लिखो 64, ऐड करो 4 + 6 कितने हुआ, 10 2 12 लिखो, 6 x 7 82 AMU, इसको लिखेंगे 82 ग्राम। सिंपल, क्या था इसमें, कुछ नहीं था। इसका अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, सबका मास निकाल लो, ऐड कर देने पर निकल गया। मोलर मास कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट में चेंज करना है, मेरे को मोलर मास मिल गया। वेरी गुड सर, कुछ तो करना ही नहीं था इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत सिंपल था एकदम, कुछ नहीं करना पड़ रहा है इसमें। बात समझना ही बात। चलिए अब थोड़ा सीखेंगे हम लोग कि मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, यही सब चीज़ थोड़ा सीखेंगे।
इसमें दो केस बनता है, जैसे एटम में दो केस बना था हमारे पास, जब हम लोग एटम की बात कर रहे थे दो केस बना था कि इलेक्ट्रॉन, क्या कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहला केस क्या बना था कि न्यूट्रल एटम है तब निकालिए, न्यूट्रल एटम है तब निकालिए। दूसरा केस क्या बना था, आयंस में निकालिए, आयंस, वो जो आयंस दिए हुए थे वो एटम के आयंस दिए हुए थे, एटॉमिक फॉर्म में दिए थे, ठीक है, ये केस बना था। मॉलिक्यूल में सेम केस बनेगा भैया, मॉलिक्यूल के अंदर भी सेम केस बनेगा। क्या बनेगा कि आपको बोला जाएगा फाइंड कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहला केस मॉलिक्यूल दे देगा, पहला केस मॉलिक्यूल दे देगा, दूसरा केस आयंस दे देगा, वो आयंस मॉलिक्यूल के होंगे, वो आयंस मॉलिक्यूल के होंगे। तो कैसे करेंगे वही चीज़ सीखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कैसे निकाला जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। सिंपल है, ठीक है, कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मॉलिक्यूल उठाइए, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, मजा आएगा। जैसे CO2 निकालो, एग्जाम्पल में CO2 मैंने लिया, इसका मेरे को आप इसका इस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकाल के दिखाओ, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का, इसका नहीं पूछा कार्बन का इंडिविजुअली, ऑक्सीजन का निकाल के दिखाओ, नहीं, इसका, इस पूरे मॉलिक्यूल का निकाल के दिखाओ। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सिंपल सोचो, कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मेरे को पता चल जाए, इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए, उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 से, मेरे को इसको अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा मेरे को। सिंपल है कि कार्बन का अगर मेरे को प्रोटॉन पता चल गया, ऑक्सीजन का भी प्रोटॉन पता चल गया, यहाँ 2 बार ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एक्चुअली वो सम ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट। जैसे मॉलिक्यूलर मास में सम ऑफ क्या करते थे, एटॉमिक मास करते थे, क्या निकल के आता था मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास निकल के आता था। क्या निकल के आता था, मॉलिक्यूलर मास निकल के आता था। इसमें अगर सम ऑफ एटॉमिक नंबर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ एटॉमिक नंबर कहने का मतलब क्या, सम ऑफ एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने के बराबर ही होता है, ये बात तो सीख चुके हैं। वो ऑल एलिमेंट करने पर आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। इसका प्रोटॉन, इसके पास 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के पास भी 8 प्रोटॉन, 8 2 जा 16 प्रोटॉन, 16 और देखो 8 2 जा 16, 8 प्रोटॉन एक ऑक्सीजन के एटम के पास 2 है, इसलिए 8 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, ये आपको कितना हो गया 6 + 16, 6 + 16 ये हो गया 22। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, 22 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन CO2 के अंदर कितने हैं, 22। खुशी का बात यह है कि मॉलिक्यूल में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा यही चीज को बोल सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही चीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 22 ही हो गया। सिंपल है। अब बात आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटम के केस में कैसे निकालते थे, एटम के केस में कैसे कैलकुलेट करते थे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटम के केस में कैलकुलेट करने के लिए मास नंबर से माइनस करते थे क्या, एटॉमिक नंबर, या इसी को जेड बोलते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में A - Z लिखते थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, है कि नहीं। अगर इस मॉलिक्यूल का मास मेरे को पता है, इस मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल के केस में अगर मेरे को नंबर ऑफ क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो एटॉमिक के मास के जगह पे मैं अगर मॉलिक्यूलर मास रख दूं और मॉलिक्यूलर मास रख दूं
और मैं क्या रख दूं, सम ऑफ नंबर ऑफ, ये क्या है, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, अगर मैं ये रख दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेम कंडीशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें रख दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी में देखो 44 क्या है, इसका मास है, मैंने निकाला था अभी थोड़ा देर पहले ही, तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 44 मॉलिक्यूलर मास है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन इज 22, ये कितना आ गया 22, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है 22 है। सिंपल केस है, एटम वाला ही केस है, सिंपल वाला एकदम, समझ में आ गया बात। चलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल करते हैं, ये हुआ न्यूट्रल के केस में, ठीक है। तो चलिए आयंस को ही कल करके इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। आयंस वाले केस में को देख के भी कर लिया जाए, इसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सा अपने आप को मनोरंजित बाय डूइंग कैलकुलेशंस, सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, मजा आएगा। देखो होप मजा आ रहा होगा आपको, बने रहिए। देखो जब ये मॉलिक्यूल हमें आयंस के फॉर्म में दिखे, तो क्या होता है आयंस के केस में, फॉर एग्जांपल हम लोग देखे थे कि एटम में और आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एकदम बराबर रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। रीजन सर, आयंस के केस में मास तो नहीं चेंज हो रहा है। आयंस किसके वजह से बनता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या मास में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं सर, मास में इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मास में चेंज क्यों आएगा सर, मास तो एज इट इज रहेगा, जो था एटम के केस में वही आयंस के केस में रहेगा, सिर्फ चेंज हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, सिंपल सी बात है। उसी तरह मॉलिक्यूल के केस में भी क्या होता है, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इक्वल होंगे। अगर मॉलिक्यूल आयंस के फॉर्म में दिखे तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं इसके आयंस वाले फॉर्म में। जैसे मेरे को दिख रहा है NH4 प्लस, अब इसका अगर यहाँ पे मेरे को प्लस दिख रही है, मतलब ये एक आयन का फॉर्म है। अगर मैं इसका क्या करूँ, मैं इसमें बोलूँ आप फाइंड आउट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब मजा आएगा। क्या फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ, तब मजा आएगा। इसमें फंसती कहाँ है ट्रेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के इधर उधर होने से। अगर आप पहले के वीडियोस देख के आ रहे हैं तो आपको बरदम मजा आ रहा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से आयंस का क्रिएशन होता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, तो इस केस में जैसे एटम के केस में हम लोग कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का सबसे आसान तरीका था कि वहां क्या करते थे, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता थे, उसमें माइनस कर देता था मैं चार्ज को, यहाँ भी आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होगा, मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होगा, आप यहाँ भी माइनस करोगे चार्ज को, लेकिन ये चार्ज जब भी लेना है विथ साइन लेना है। इस केस में n देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, नाइट्रोजन की केस में इसके एग्जाम्पल में देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इन NH4 प्लस के अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका कितना हो जाएगा 7, तो इसी में दिख रहा है, और एक हाइड्रोजन 4 बार है, हाइड्रोजन 4 बार है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 2 3 4 प्लस 4 कर दिया मैंने, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 7, इसका हो गया 4। अब इसमें करना है हमको माइनस, चार्ज है प्लस का 1 कर देते हैं, 7 4 कितना हो गया 11 माइनस 1 हो गया 10। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास आ रहा है आपके सामने SO4 2 माइनस में निकाल के दिखाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसका पहले मेरे को पता चलना चाहिए कि इसमें सल्फर है, सल्फर मतलब 16 हो गया,
ऑक्सीजन है 8 चौके 32 हो गया, 8 8 8 8 बार 4 बार लिखना है, 8 चौके 32 हो गया, 32 हो गया। 32 माइनस करना है चार्ज को साइन के साथ, तो इसको ऐड करने पर 4 2 कितना हो 6 2 कितना हो गया 8 3 1 कितना हो गया 4, ये माइनस 30 ये +2 ये हो गया 50। सिंपल सी बात है, सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। आयंस के केस में सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पलटेगा और कुछ में चेंजेस नहीं आता है, और कुछ में चेंजेस नहीं आता है। जैसे एग्जांपल PO4 2 माइनस, PO4 2 माइनस, नहीं तो आप ले लीजिए PO4 3 माइनस, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉस्फोरस 15, ये अगेन देख रो 32 होगा। यहाँ पर 3 माइनस के साथ चार्ज को ले लिया मैंने, 5 2 7 3 1 4 47 माइनस +3 ये हो गया अगेन 50। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस केस में 50 आ रहा है, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 आ रहा है। तो ऐसे आप आयंस के केस में आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज होगा विथ साइन के साथ मेरे को चार्ज मांगता है, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, लेंदी में बनाना नहीं चाहता। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मोल कैलकुलेशन करेंगे मॉलिक्यूल को लेकर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।